Let me welcome everybody to the Wild Wild West. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Say what you say. सड़क पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मामूली हरकत देखकर उसने अपना फैसला बदल दिया। अब उसने पैदल ही गंगानगर से आगे निकल जाने का इरादा कर लिया था। इस वक्त तक उसके हाथों बीएसएफ का एक हवालदार मारा जा चुका था और काफी तबाही भी हो चुकी थी। दुश्मन पागल कुत्तों की तरह उसके पीछे लगा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी मरहले पर रॉ के हाथ आसान शिकार बन जाए। दोपहर हो रही थी। मौसम में खुनकी होने की वजह से वो आराम से पैदल चल रहा था, वरना इस इलाके का झुलसा देने वाला सूरज दोपहर के वक्त बड़े बड़े ताकतवर लोगों को भी बेहाल कर देता था। वो जानता था कि दोपहर के आसपास करीबी देहातों से औरतें खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए खाना लेकर आती है। ऐसे में खुले में मुसलसल चलते रहना खतरनाक हो सकता था। यही सोचकर उसने एक ऐसे खेत का रुख किया जहां गन्ने की फसल पूरी तरह तैयार खड़ी थी और कटाई की मुंतजिर थी। खेत के दरमियान पहुंचकर जब उसे कुछ इत्मीनान हुआ तो उसने कुछ गन्ने जमीन पर बिछाए और उन्हीं पर लेट गया। महफूज होने के एहसास ने उसे कुछ सुकून दिया और फिर थकान उस पर हावी होने लगी। उसे पता ही न चला कि वो गन्नों के उस बिस्तर पर कब लेटा और कब उसकी आंख लग गई। उसकी आंख दूर से आने वाले कुत्तों के भौंकने की आवाज से खुली। आंख खुलते ही उसके जहन में पहला ख्याल यही आया कि ये आम देहाती कुत्ते नहीं हो सकते, क्योंकि गांव के कुत्ते शाम से पहले कम ही भौंकते हैं। वो फौरन चौकन्ना हो गया और खामोशी से दूर से आने वाली कुत्तों की भौंकने की आवाजें सुनने लगा। कर्नल बख्श का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसके कानों में मुसलसल धमाकों की आवाजें गूंज रही थी, जैसे पूरे इलाके में भारी तोपखाने की गोलाबारी शुरू हो गई हो। वो अच्छी तरह जानता था कि ये व्हाइट फ्लावर के सिवा किसी और का काम नहीं हो सकता। अभी तक उसने अपने जवानों की पोजीशन तब्दील नहीं की थी। उसे पूरा यकीन था कि देरस्वेर शिकार उसी के बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। करीब आधे घंटे तक कर्नल बख्श और कैप्टन अश्विनी कुमार इंतहाई बेचैनी के आलम में वही इंतजार करते रहे। फिर दोनों ने उलझन भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे पूरी सूरत-ए-हाल के जिम्मेदार वही खुद हों। कंपनी हेडक्वार्टर में आग बुझाने के जो भी इंतजाम मौजूद थे, किसी में भी शोले के करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। पेट्रोल और गोला बारूद से भड़की हुई आग बुझाना आसान नहीं था। सब लोग दूर खड़े आग के ठंडा पड़ने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उसके बाद कोई कार्रवाई की जा सके। व्हाइट फ्लावर की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात सिक्योरिटी फोर्स के अहलकारों ने जब कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ उठती हुई आग देखी तो उन्होंने समझा कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। लगभग तमाम जवान गिरफ्तारी मिशन छोड़कर अपने साथियों की मदद के लिए कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ पड़े। कंपनी कमांडर, जो सिर्फ बनियान और निक्कर पहने वहां पहुंचा था, गुस्से से बेकाबू हो रहा था। वो लगातार बीएसएफ जवानों को गालियां देता और वापस भेजता जा रहा था। सख्त हुक्म जारी किए गए थे कि कोई भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, लेकिन शायद ये पहली बार था जब उन्हें ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा था। हालात की अचानक तब्दीली ने उन्हें बुरी तरह हिला दिया था और सुबह होने तक वो अपने होश संभाल नहीं सके। कर्नल बख्श की आंखों के सामने मशरिकी अफ्क पर फैलती हुई सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता सफेदी में बदल रही थी। सूरज निकलना शुरू हो चुका था और उसकी किरणें राजस्थान के सरहदी इलाके में फैलने लगी थी। रात की ठंडक अब कम हो रही थी। गर्म कपड़ों में लिपटे सिक्योरिटी फोर्स के जवान अपने जिस्मों को हरकत देकर गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुंह और नाक से भाप निकलती दिखाई दे रही थी। कंपनी हेडक्वार्टर में लगी आग आखिरकार बुझा दी गई थी।
बीएसएफ जवान पाइपों के जरिए जली हुई राख और धधकते अंगारों पर पानी फेंक रहे थे। उन्होंने इतना पानी बहा दिया था कि अगर वहां किसी सुराग के मिलने की कोई उम्मीद थी भी, तो अब वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। यहां का खेल खत्म हो चुका है। अब अगली चाल के बारे में सोचना होगा। कर्नल बख्श ने अपने नौजवान कैप्टन से कहा। कैप्टन अश्विनी कुमार ने अपनी गर्दन में लटकी बोतल से चाय निकालकर एक कप में डाली और अपने अफसर की तरफ बढ़ा दी। लेकिन कर्नल बख्श ने सिर्फ 2-3 घूंट लेने के बाद बाकी चाय जमीन पर फेंक दी। चलो जाकर थोड़ा तरोताजा हो लेते हैं। उसने कैप्टन अश्विनी कुमार को अपने साथ आने का इशारा किया। अश्विनी कुमार ने वॉकी टॉकी पर अपने जवानों को स्टैंड बाय रहने का आदेश दिया और दोनों कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ गए, जहां बीएसएफ के जवान जले हुए ट्रकों और तबाह हुए सामान के चारों तरफ उदासी भरे घेरे में खड़े थे। उनके कंपनी कमांडर ने शायद इलाके में कर्नल बख्श की मौजूदगी का अंदाजा लगाकर पहले ही अपनी वर्दी पहन ली थी। थोड़ी ही देर में वो पूरी यूनिफॉर्म में वहां मौजूद था। उसी समय कर्नल बख्श भी वहां पहुंच गए। हेड कांस्टेबल के शव को बड़ी सावधानी से एक चारपाई पर रखा गया था। शाबाश, कर्नल बख्श ने अपने उसी सख्त लहजे में कहा, जैसे ही उनकी नजर कंपनी कमांडर पर पड़ी। कंपनी कमांडर मल्होत्रा के अंदर गुस्सा खौल उठा। तो ये है तुम्हारी और तुम्हारे जवानों की पूरी रात की कारगुजारी। जला हुआ सामान, तबाह ट्रक और एक लाश, है ना? कर्नल बख्श ने तंज कसते हुए कहा। कंपनी कमांडर मल्होत्रा का मन किया कि कर्नल का कॉलर पकड़ ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। सरकारी नौकरी ने उसके हाथ बांध दिए थे। वो चाहकर भी ये पूछना चाहता था कि आखिर उन्होंने यहां आकर किया ही क्या है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सिर झुकाकर चुप खड़ा रहा। मैं आग लगने की वजह समझ सकता हूं, शायद किसी जवान की लापरवाही, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा कि इतने जवान मौजूद होने के बावजूद वो कालोंडा तुम्हारे एक हेड कांस्टेबल को मारकर कैसे निकल गया और तुम सब देखते रह गए। कर्नल बख्श फट पड़े। सर, आपके आदेश के अनुसार कंपनी हेडक्वार्टर खाली था। मैंने यहां कुछ ही जवान गार्ड पर छोड़े थे, बाकी सब सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। कंपनी कमांडर ने गले में थूक निगलते हुए कहा। कर्नल बख्श गुस्से में बोले, यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? निकलो यहां से। कंपनी कमांडर ने आसपास खड़े उदास चेहरों वाले बीएसएफ जवानों पर चिल्लाकर कर्नल के गुस्से को संभालने की कोशिश की। एक एक करके जवान वहां से हटने लगे। कर्नल के लिए चाय लाओ और कैप्टन के लिए भी। कंपनी कमांडर ने अपने अर्दली को आदेश दिया, लेकिन उससे पहले और तुरंत 2 या 3 ट्रैकरों का इंतजाम करो, समझे? अभी के अभी। ठीक है सर, कंपनी कमांडर ने जवाब दिया, ये अच्छी तरह जानते हुए कि वो किससे बात कर रहा है। चाय आने तक कर्नल बख्श ने कंपनी हेडक्वार्टर की सुरक्षित टेलीफोन लाइन पर अपने स्पेशल यूनिट से संपर्क कर दिया था और तुरंत वॉचडॉग्स को बुला लिया गया। लगभग आधे घंटे बाद बीएसएफ के जवान 2 अधेड़ उम्र के ट्रैकर्स को घसीटते हुए लाए, जिनकी आंखों में गहरी नींद की थकान साफ झलक रही थी। उन्हें जबरदस्ती नींद से जगाकर बिना देर किए यहां ले आया गया था। उनके पहुंचते ही आसमान में एक गूंजती हुई आवाज फैल गई। ये गंगानगर कैंट से आ रहे हेलीकॉप्टर की आवाज थी, जिसमें 2 खास खोजी कुत्ते लाए जा रहे थे। उनके साथ भारतीय सेना के कमांडो भी थे, जिन्हें ब्लैक कैट्स कहा जाता है। उनकी संख्या 4 थी, लेकिन हाई कमान के मुताबिक उनमें से हर एक की कीमत कम से कम 10 आम जवानों के बराबर थी। आज तुम्हारी काबिलियत का इम्तिहान है, कर्नल बख्श ने दोनों ट्रैकर्स की तरफ देखते हुए कहा। अब उनकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और वे पूरी तरह सतर्क और तैयार हो चुके थे। जी सर, जो भी हुक्म हो सर, दोनों ने बारी बारी से लगभग खुशामदी अंदाज में जवाब दिया। कर्नल बख्श ने आदेश दिया कि उन्हें जंगली घास वाले इलाके में ले जाया जाए और वहां से आगे बढ़कर पच्चीनों के सहारे मूवमेंट किया जाए। ठीक है सर, कंपनी कमांडर ने अनिच्छा से सिर हिलाते हुए जवाब दिया और उनके साथ एक जीप में बैठ गया।
लगभग आधे घंटे बाद वे वापस लौट आए। दोनों ट्रैकर्स ने बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सलीम के पैरों के निशान ढूंढ लिए थे और अब वे उसी के पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद आगे कहीं भी कोई भी पैरों के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। दोनों ट्रैकर्स ने निराश होकर सिर हिला दिया। ये देखकर कर्नल बख्श अचानक गुस्से से भड़क उठा। चुप रहो, ढूंढते रहो, हरामजादो। साल भर की तनख्वाह मुफ्त में लेते हो और एक सीधा सा निशान भी नहीं ढूंढ सकते। मैं तुम्हारी गर्दनें तुड़वा दूंगा। दोनों ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कंपनी कमांडर की तरफ नजर डाली। उसने आंखों ही आंखों में उन्हें एक खास इशारा किया। आखिरकार दोनों ने हिम्मत जुटाई। ठीक है सर, हम फिर से कोशिश करते हैं। इस बात के बाद दोनों उठ खड़े हुए। उन्हें इस अचानक पैदा हुई मुसीबत से हर हाल में छुटकारा पाना था, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता था कि ये पागल कर्नल उन्हें गोली ही न मार दे। ये ट्रैकर्स बीएसएफ के पुराने और अनुभवी साथी थे। ये लोग सरहद की सुरक्षा करने वाले अफसरों और उन तस्करों के बीच एक तरह का पुल भी थे, जो सरहद के इस पार से उस पार आया जाया करते थे। इसी से उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी, इसलिए कोई भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। किसी तरह उस हरामी को सीधी राह पर ले आओ, दिमाग खराब हो गया है उसका। कंपनी कमांडर ने मौका मिलते ही कहा, फिक्र मत कीजिए सर, हम उसे इस तरह संतुष्ट करेंगे कि वो जिंदगी भर हमारे नाम जपता रहेगा। बूढ़े ट्रैकर मनाराम ने कहा। कुछ ही मिनटों बाद मनाराम कर्नल के सामने खड़ा था। मास्टर, हमें एक ट्रेल मिल गई है। आदमी बहुत चालाक है, उसे ट्रैक करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसने रिपोर्ट दी। कर्नल ने अपनी छड़ी अपने बाएं हाथ पर मारी और कहा, अब बात बनी है। इसी बीच उसके कमांडो भी वहां पहुंच चुके थे। उसने अपने दस्ते और ब्लैक कैट्स को आदेश दिए, जो बड़ी मुश्किल से कुत्तों को काबू में रखे हुए थे। कुछ देर बाद कर्नल बख्श अपनी यूनिट के साथ व्हाइट फ्लावर के पीछे लग गया। व्हाइट फ्लावर पर मानसिक दबाव बनाने के लिए उसने हेलीकॉप्टर को गंगानगर जाने वाली सड़क के ऊपर चक्कर लगाने का आदेश दिया, जबकि वो खुद कमांडो और कुत्तों के साथ आगे बढ़ता रहा। ट्रैकर्स ने बहुत होशियारी से टीम को 5-6 किलोमीटर आगे एक पक्की सड़क तक पहुंचाया, जो आगे चलकर गंगानगर हाईवे से जुड़ती थी। लेकिन वहां पहुंचकर ट्रेल अचानक गायब हो गई। लगता है या तो वो कहीं मुड़ गया है या फिर पक्की सड़क पर ही आगे बढ़ गया है, मनाराम ने गंभीर होकर कहा। कंपनी कमांडर अपने 5 जवानों के साथ चुपचाप अपना गुस्सा दबाए खड़ा था। उसे लग रहा था कि कर्नल किसी भी पल वापस आ सकता है। लेकिन उसी समय कर्नल ने नया आदेश दे दिया, वो अभी गंगानगर नहीं पहुंचा है। आसपास के खेतों में फैल जाओ और उसकी तलाश करो। ये ऑपरेशन गंगानगर तक जारी रहेगा। कुत्तों का डर उसे उसके छिपने की जगह से बाहर निकाल देगा और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। उसने निर्णायक लहजे में आदेश दिया और अपने साथियों को 2 समूहों में बांट दिया। 2 पार्टियों में बंटकर वे लोग कच्चे रास्ते के दोनों तरफ फैले हुए खेतों में फैल गए और तलाशी शुरू कर दी। इस कार्रवाई में लगभग सभी जवानों ने हिस्सा लिया, सिवाय ब्लैक कैट्स के, क्योंकि उनके लिए अंधेरे में यूं ही बेमकसद भटकना किसी फालतू मेहनत से कम नहीं था। अब तक उन्हें कोई ऐसा सुराग नहीं मिला था जिसे कुत्ते सूंघकर आगे पीछा जारी रख सके, और न ही इस बात की कोई गारंटी थी कि निशाना अभी उसी इलाके में मौजूद है। यह भी मुमकिन था कि व्हाइट फ्लावर उस वक्त तक गंगानगर पार कर चुका हो। दूसरी तरफ कर्नल बख्श और कैप्टन अश्विनी कुमार जीप में गंगानगर शहर के करीब पहुंच चुके थे। उनके आगे हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहा था। कभी आंखों से ओझल हो जाता और फिर एक बड़े चक्कर के बाद वापस लौट आता। कर्नल बख्श के हुक्म पर हेलीकॉप्टर ने बार बार बेहद कम ऊंचाई पर सड़क के दोनों तरफ फैले विशाल खेतों के ऊपर चक्कर लगाए। ये लगातार उड़ान शायद व्हाइट फ्लावर पर कोई खास असर न डाल सकी हो, लेकिन इसने आसपास के स्थानीय लोगों के दिलों में गहरी दहशत और खौफ पैदा कर दिया था। गंगानगर पुलिस में भी चिंता की लहर दौड़ गई थी
और वरिष्ठ अधिकारियों ने आईजी के जरिए हालात की स्पष्टता मांगी और ये गुजारिश की कि उड़ानें रोक दी जाए, क्योंकि जनता में अफवाहें तेजी से फैल रही थी। खेतों में कमांडो, कुत्तों और सिपाहियों को दौड़ते देख स्थानीय किसान बेहद परेशान हो गए। पहले उन्होंने अलग अलग अंदाजे लगाए, लेकिन जल्द ही आसपास के गांवों में ये अफवाह फैल गई कि खतरनाक तोड़फोड़ करने वाले इलाके में घुस आए हैं और उनके पीछे एक सैन्य ऑपरेशन चल रहा है। लोगों में डर लगातार बढ़ता गया और गंगानगर के बाहरी इलाकों का पूरा माहौल बेचैनी और अफवाहों से भर गया। आखिरकार पुलिस और सेना की कमान के बीच तालमेल के बाद कर्नल बख्श को स्थिति की जानकारी दी गई, जिस पर उसने अनिच्छा से हेलीकॉप्टर को वापस बुलाने का आदेश दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।